नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर। साथियों, ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। पिछली क्लास में हमने 70 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। आपके पास ऑप्शंस में है मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी। कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वारणिक छंद है। आपके पास ऑप्शंस में है दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, सवैया वारणिक छंद है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। आपके पास रचनाएं दी गई है और उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है। आपके पास ऑप्शंस में है फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमल जी की रचना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये। बिल्कुल सही। किसकी रचना है, रघुवीर साहे की रचना है ये। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी की। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। आपके पास ऑप्शंस में है कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, द्विगु समास है पंचवटी शब्द में। हमारा अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न को रिपीट कर देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। आपके पास ऑप्शंस में है सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सारे उपन्यास जो है इसके उपन्यासकार कौन है। बिल्कुल सही, भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास है ये। चलिए अब आप बताइए मुझे किसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, चित्रलेखा उपन्यास में। और ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है 1934 ईस्वी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है तिरिच, पालगोमरा का स्कूटर, पीली आंधी या दरियाई घोड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए इनमें से उदय प्रकाश जी की कहानी कौन सी नहीं है, उसका चयन करना है आपको। और साथ में फिर आपने ये बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। पीली आंधी उदय प्रकाश जी की कहानी नहीं है। किसकी रचना है ये। बिल्कुल सही, प्रभा खेतान जी का उपन्यास है ये। ठीक है। उपन्यास विधा की रचना है ये पीली आंधी। और इसके जो उपन्यासकार है वो है प्रभा खेतान। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नाट्य कृति कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी या बकरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे तिलचट्टा है ये।
चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। चलिए अब हम बात करते हैं कि तिलचट्टा के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। तिलचट्टा किसकी है? मुद्रा राक्षस की रचना है। चलिए अब आप बताइए शुतुरमुर्ग के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। शुतुरमुर्ग किसकी रचना है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की। ठीक है, किसकी है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है शुतुरमुर्ग। और अंधों का हाथी शरद जोशी की रचना है। ठीक है, किसकी है? शरद जोशी जी की रचना है अंधों का हाथी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यापति, भवभूति, नरेश मेहता या रविदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। अभिनव जयदेव नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनकी जो 2-3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, उन रचनाओं के नाम बताइए। बिल्कुल सही। विद्यापति जी की 3 रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कलश का पर्याय है। आपको बताना है कि इनमें से कलश का पर्याय कौन सा है। आपके पास ऑप्शंस में है जल, कुंभ, पात्र या उपस्कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कुंभ कलश का पर्याय शब्द है। कुंभ घड़ा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? आपके पास ऑप्शंस में है तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि कामायनी किसकी रचना है। बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब बताइए कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। आपके पास ऑप्शंस में है दामोदर पंडित, कवि आसगु, रोड़ा कवि या मेरुतुंग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, मेरुतुंग की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। आपको बताना है कि इनमें से अर्धस्वर क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है। आपके पास ऑप्शंस में है य, म, र या ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। अर्धस्वर य कहलाता है, य और व। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है आजन्म, आगमन, आकर्षक या आदरणीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रबोध प्रशासा ग्रंथ के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शंस में है रामानंद, कबीर, मतीराम या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए,
प्रबोध पचासा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, ये पद्माकर दिया गया है यहाँ पे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। आपके पास ऑप्शंस में दिया गया है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी या इंद्रियों के वश में रहने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताइए ए बताया है उनका उत्तर सही है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। हमारा अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? आपके पास ऑप्शंस में है, राही मासूम रजा, अब्दुल, यहाँ पे होगा अब्दुल बिस्मिल्ला। ठीक है, वजाहत नहीं, अब्दुल बिस्मिल्ला, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, झीनी झीनी बेनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्ला की। ठीक है, बिस्मिल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? आपके पास ऑप्शंस में है, मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है, कविता कौमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है ये। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? आपके पास ऑप्शंस में है, तूतीय हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तूतीय हिंद नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये आपके पास पंक्ति दी गई है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी पंक्ति है ये? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है, मोहन राकेश, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। हमारा अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? आपके पास ऑप्शंस में है, सुधा,
इंदु, समन्वय या मतवाला? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी नहीं, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। नहीं शब्द का भी ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे, बाकी ये जो तीनों पत्रिकाएं हैं वो निराला जी से संबंधित हैं। चलिए अब आप बताइए कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? आपके पास ऑप्शंस में है सहमति, व्युत्पन्नमति या प्रत्यमति या सम्मति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में है सहमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यपन्नमति या सम्मति। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताइए सी बताया है उनका उत्तर सही है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव है। आपके पास ऑप्शंस में है शोक, विस्मय, जुगुप्सा या अद्भुत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, जुगुप्सा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? आपके पास ऑप्शंस में है गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या कायाकल्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? रंगभूमि का। ये चारों उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद जी का 1925 ईस्वी का उपन्यास है, गोदान 1936 ईस्वी का है, कर्मभूमि 1933 ईस्वी का है और कायाकल्प 1926 ईस्वी का उपन्यास है। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।